नमस्कार मित्रों आज फिर से एक पुराना प्रसंग याद आ रहा है और वो प्रसंग निराला जी के बारे में है कि निराला जी अपने जीवन में किस किस से नहीं उलझे। कुछ एक मान्यताओं को लेकर, लेकिन वो वैसे नहीं टकराए कि बिना अकारण किसी से अकारण ही किसी के साथ टकरा जाए, ऐसा भी नहीं होता था। बिना कारण टकराते नहीं थे, लेकिन जब टकराने की नौबत आ जाए तब समझौतावादी अपने आप को नहीं बनाते थे। तब वो ये नहीं देखते थे कि सामने वाला कद्दावर कितना बड़ा है। जब उनकी भाषा पर या उनके साहित्य पर या उनकी भाषा हिंदी पर कोई भी चोट होती थी तो वो तिलमिला जाते थे कि ये तो वो सहन नहीं होगा। दो उदाहरण आपको देता हूँ। एक बार गांधी जी ने कह दिया कि किसी सभा में साहित्यकार लोग बैठे थे, मिलने गए थे वर्धा में, निराला जी भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। लोग इनको भी ले गए, यद्यपि इनके मन में ऐसा नहीं था कि ये कोई वैचारिक रूप से ये समझते हों कि गांधी जी उन्हें कोई साहित्यिक रूप से नई सूचना दे पाएंगे, ये इन्हें लगता नहीं था। लेकिन श्रद्धावश चले गए और वहाँ गांधी जी के मुंह से निकल गया कि हिंदी में एक भी रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हुआ। ये बात मुझे कभी कभी खलती है। बस निराला जी खड़े हो गए कि ये गलत है। आपको हिंदी का पता क्या है गांधी जी? आपने निराला को पढ़ा है? आपने कविताएं सुनी हैं उसकी? आप जानते हैं कि उसके जैसे वो एक अदना सा आदमी है और उसके जैसे सैकड़ों और हैं, लेकिन आप एक निराला को पढ़ लेते तो आप रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम भूल जाते। आप ये ना कहते जो आज आपने कह दिया है। आपने भाषा की अस्मिता और साहित्य की अस्मिता पर चोट की है और मैं तिलमिला उठाऊं, मुझसे ये सहन नहीं होता। बापू ने देखा कि ये तो स्वयं निराला जी हैं और बापू ने दोनों हाथ जोड़ दिए कि महाराज क्षमा करना, मुझे मालूम होता कि आप यहाँ हैं तो मैं ऐसी बात कहने से पहले 100 बार सोचता। मैं ये महसूस करता हूँ कि मैंने आपको पूरे ढंग से पढ़ा नहीं, लेकिन आपके बारे में जो चर्चाएं सुनी हैं और जो समर्पण भाव आपका होता है निराला जी, उसको मैं प्रणाम हमेशा करता रहा हूँ। समर्पण भाव साहित्य के प्रति और कुछ एक मुद्दों के प्रति मैं हमेशा सम्मान करता रहा हूँ। चलिए, गांधी जी को तो उन्होंने कर दिया एक तरफ इस मामले में। अब दूसरा मामला, एक बार पंडित नेहरू के साथ टकराव तो कई बार हो जाता था, लेकिन पंडित जी एक बार चीन की यात्रा से, ये 1962 के चीनी आक्रमण से पहले की बात है, यात्रा से चीन की यात्रा करने के बाद पहली बार अपने गृह नगर में इलाहाबाद में आए तो लोगों की भारी भीड़ थी। स्टेशन पर आ गए लोग, क्योंकि उन दिनों में ये बाई एयर ट्रैवल और वो हेलीकॉप्टर लेकर कोई नेता अपने घर आए, ये परंपराएं नहीं थी। और परंपरा यही थी कि दिल्ली और इलाहाबाद का जो फासला था वो यहीं से तय होता था। अब वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर लोग इकट्ठा हुए तो लोगों ने कहा कि अब जनसभा का माहौल बन गया है तो नेहरू जी अपना भाषण तो देंगे। और सारे लोग जो थे वहाँ पर साइडों में, कुछ इधर बैठ गए, कुछ उस तरफ बैठ गए, और लोगों ने उसके बाद उनका जो आगे आगे थे उन्होंने जय जयकार भी कर दिया। और उसी भीड़ में एक तरफ निराला जी भी कहीं पहुँचे हुए थे कि पंडित नेहरू आया है तो उसको देखें तो सही कैसा लगता है चीन से आने के बाद। उन्होंने अपने किसी दोस्त से कहा, टिप्पणी की, और वो दोस्त कहने लगा चलो आज हो आते हैं, सारे लोग जा रहे हैं, फिराक भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो अपने भी हो आते हैं। चले गए। लहरी बाबा थे, जिस तरफ आ गई लहर तो ठीक है। और वहाँ पर जब नेहरू ने अपना वक्तव्य शुरू किया तो उन्होंने भी देख लिया, लेकिन तब तो वो कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने एक कहानी शुरू की किसी राजा की बेटों की। एक राजा था, उसके दो बेटे थे। लंबी बात करते करते उन्होंने कहा कि उसका एक बेटा जो है वो तो बड़ा वीर बहादुर बना और उसने बहुत सारे अपने प्रांतों पर, अन्य राज्यों पर आक्रमण किए, उनको अपने साथ मिला लिया, और उसकी जो प्रसिद्धि थी इसी रूप में होने लगी कि ये एक बड़ा वीर बच्चा है। दूसरा जो है वो कवि बन गया। और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि वो तलवारबाजी दिखाकर अपनी वीरता की कहानियाँ पैदा करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं है।
जो कवि बना उसने अपने साहित्य को क्या दिया है और अपने परिवेश को क्या दिया है, ये बात सबसे बड़ी अहम होती है। और इतनी बात कहते ही नेहरू जी ने अपने गले में डाले गए, लोगों के द्वारा डाले गए सारे हार जो हैं वो गले से उतारे, खुद पैदल चलकर गए अंतिम पंक्ति तक जहाँ निराला जी बैठे हुए थे, उनके चरणों में आके समर्पित कर दी। ये हमारे देश ने, जब जिस देश ने ऐसे महाकवि हमें दिए हों, उस देश को भी नमन और ऐसे महाकवि को भी नमन। अब ये जो घटना है सिर्फ ये बताती है कि उस वक्त इन लोगों के मन में अपने राजनैतिक कद को भूलकर भी साहित्य के प्रति, साहित्यकारों के प्रति किस तरह का सम्मान देने की भावना थी। क्या वो भावना आज भी विद्यमान है? बदलते वक्त के साथ साथ क्या हम उन परंपराओं को जीवित रख पाए? क्या साहित्य से वो सरोकार जो गांधी और उनके समकालीनों के थे, उन सरोकारों को हम लोग कितना जीवंत रख पाए? और यदि जीवंत हम नहीं रख पाए तो इसके लिए केवल ये नहीं है कि आप राजनेताओं को ही दोष दें, आप कहीं ना कहीं दोष लेखक वर्ग को भी देंगे कि क्या हम वाकई उसके बाद राम की शक्ति पूजा लिख पाए, क्या वाकई उसके बाद कामायनी लिखी जा पाई। तो बहुत सारे ढेरों ऐसे सवाल हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि पहली बार जब देश में केंद्रीय साहित्य अकादमी का गठन हुआ तो केंद्रीय साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष के रूप में स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने पद संभाला और उन्होंने पद पर बैठते ही उस समय के जो सचिव नए नियुक्त किए गए थे, एक वो भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी थे और उसके बाद वो अच्छे लेखक भी थे, और उनको बुलाया कि मैं जो पहला अपना आदेश है, मैं उसमें कुछ आदेश में कुछ ऐसी बात गरिमापूर्ण करना चाहता हूँ जिसका साहित्य से वास्ता हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा, जी आप अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, आप मुझे बताइए आप क्या करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये संभव है कि नहीं है। कहते मैं अध्यक्ष के तौर पे मैं पहला आदेश ये जारी करना चाहता हूँ कि मैं एक साहित्यकार को 100 रुपये का एक जो है उसके लिए एक सहायता की राशि जो है वो नियमित रूप से देने की घोषणा, देने का आदेश देना चाहता हूँ। तो सचिव ने कहा कि ऐसा कोई संकट नहीं है, ये आप दे सकते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र के बीच में आता है। अध्यक्ष को बिना पूरे सदन या बिना पूरी कार्यकारिणी की अनुमति लिए भी, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, तत्कालीन परिवेश में बिना किसी प्रकार की औपचारिक अनुमति लिए आप 5,000 रुपये तक आप खर्च कर सकते हैं। और ये तो आपने 100 रुपये की बात की है। तो उन्होंने कहा ये आदेश बना दो। और आदेश जब लिखवाने लगे तो उन्होंने एक बात ये भी की कि इसमें ये बात याद रहे कि जो मैं आदेश दे रहा हूँ इसको सार्वजनिक रूप से प्रचारित ना किया जाए, लेकिन इसको, इसकी पावनता जो है पहले आदेश की अकादमी की, उसकी पावनता की गरिमा को रखा जाए। और वो आदेश ये था कि साहित्य अकादमी हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रति माह 100 रुपया प्रति माह उनको प्रदान करेगी, और वह भी इसलिए ताकि वो सुविधापूर्ण ढंग से साहित्य की साधना करते रहें और उनके लिए जो वातावरण है वो भी ठीक रहे, और वो अपना जो चिकित्सा कार्य है उसमें भी अपना वो ठीक ठाक अपना ध्यान दे सकें, अपनी चिकित्सा पर भी सही ढंग से अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। और ये एक प्रकार से ये श्रद्धा सुमन के रूप में से लिया जाए साथ में ये पंक्ति। और उन्होंने उसके बाद आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद सचिव को यह भी आदेश दिया कि अब इसमें ये प्रोविज़न, ये मेरा मौखिक मेरा निर्देश ये है कि ये राशि सीधे उनको ना भेजी जाए, ये राशि महादेवी वर्मा जी को भेजी जाए। श्रीमती महादेवी वर्मा स्वयं उनको जाकर ये दिया करेंगी, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही महिला हैं, महादेवी वर्मा, जिनका निराला जी सम्मान करते हैं। और यदि भारत सरकार ने कुछ भी ऐसा देने का प्रयास किया तो वो अस्वीकार भी कर सकते हैं। वो इसे, क्योंकि कृपा के आकांक्षी वो कभी नहीं रहे, उन्होंने रहम को कभी पसंद नहीं किया।
और इसलिए बेहतर यह है कि इसे गरिमापूर्ण ढंग से श्रीमती महादेवी वर्मा के माध्यम से ही दिया जाए। तो एक प्रकार से आप ये देखिए कि किस प्रकार का एक अपने लिए एक कद्दावर शख्सियत होने का जो एक स्वरूप था, वो उस समय के लेखकों ने किस तरह से बनाया था, इस बात का भी अनुमान लगाइए। और उन्हीं दिनों नेहरू जी इस बात से भी आतंकित थे कि कुछ दिन पूर्व ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब इलाहाबाद गए तो इलाहाबाद में जाने के बाद उन्होंने पहले जाने से पहले भी कुछ परामर्श अपने साथियों से भी किया, कुछ अधिकारियों से भी किया कि वहाँ भाई किस किस व्यक्ति से मिलना जो है वो ठीक रहेगा। तो बाकी नाम भी लोगों ने बता दिए, लेकिन उसमें निराला जी का नाम भी दे दिया। अब उन्होंने कहा कि सबसे पहले निराला जी को ही बुलाया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने चर्चा जितनी भी सुनी है उनके बारे में ज़्यादा सुनी। अब निराला जी के लिए राष्ट्रपति भवन का विशेष व्यक्ति और विशेष वाहन उनके द्वार पे पहुंचा कि राष्ट्रपति महोदय आपको मिलना चाहते हैं, तो आपको राजकीय अतिथि गृह में आपको ले जाने के लिए गाड़ी भी आई है और अधिकारीगण भी आए। उन्होंने कहा कौन है राष्ट्रपति। जैसे उनकी तबीयत होती थी कि वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि उन्हें बुलाया जाए, कौन राष्ट्रपति, तो कहते राष्ट्रपति अपने राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे भाई उससे बोलो कोई मुझसे काम है तो वो चला आए, यहाँ आ सकता है दारागंज में, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मुझे उनसे कोई काम नहीं है। और इतना कहकर उन्होंने अपना जो दरवाज़ा था वो बंद कर लिया और सरकारी वाहन को, राष्ट्रपति महोदय द्वारा भेजे गए वाहन को वापस कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने सम्मान की, अपनी गरिमा की, अपने साहित्य की रक्षा करने का एक उनमें एक जज्बा था, जिसको उन्होंने कभी भी जिसके लेकर कभी समझौता नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है मित्रों, और ऐसी अनेक रोचक संस्मरण हैं, ऐसे बहुत सारे जो इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। शेष फिर कभी। धन्यवाद।